वो पिरशा को खींचकर ध्रुव शेखावत के पास ले गया। आज पिरशा राठौर कसम खाकर कहती है, अरब शेखावत, तुम चाहे मर भी जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने आज एक पाक और पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाया है। बाप को बचाने के लिए पत्नी को दांव पर लगा दिया। मामा ने ठीक ही कहा था, आखिरकार तुमने अपनी माँ का बदला मुझसे ले ही लिया। एक्सक्यूज़ मी, आई वांट गो टू वॉशरूम। एयर होस्टेस के कान में झुककर बोलती हुई वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। आज पहली बार वो हवाई जहाज़ का सफ़र कर रही थी। अपनी मामा के पास दुबई जा रही थी, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। अपने फादर की डेथ के बाद वो अपने दादा के साथ हिंदुस्तान में ही रह रही थी, जबकि उसकी मामा दुबई चली गई थी। अब उसके दादा भी उसे छोड़कर चले गए तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। हालांकि उसका जाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। अब उसका अपना कोई भी हिंदुस्तान में नहीं था, इसलिए आज वो मामा के बुलावे पर उनके पास जा रही थी। वो लड़की जिसने कभी एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं किया था, पहली बार जहाज़ पर बैठते ही उसका दिल बुरी तरह घबरा गया था। एयर होस्टेस ने उसे गाइड किया और पिरशा मैडम दिल पर हाथ रखकर खड़ी हुई और एयर होस्टेस के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी और कुछ ही देर में वापस भी लौट आई। सभी सीट्स पर नज़र डालती वो गहरी सांस भरते हुए मज़े से अपनी सीट की तरफ जा रही थी। अपनी सीट के पास पहुंची ही थी कि अचानक प्लेन को जोर का झटका लगा। सभी मुसाफिर एक पल को सिहर गए। पिरशा का दिल भी उछलकर गले में आ गया। सीट को पकड़े वो पथराई नज़रों से इधर उधर देखने लगी। तभी 3-4 झटके एक साथ और लगे और वो अपनी सीट पर बैठने की बजाय अपनी बगल वाली सीट पर बैठे उस शख्स की गोद में जा गिरी। अचानक हुई इस हरकत पर वो शख्स, जो चेहरा जैकेट में छुपाए सो रहा था, घबराकर उठ बैठा। प्लेन लगातार हिचकोले खा रहा था। सभी मुसाफिर भगवान को याद करते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कोई भी अनहोनी होने से बचा ले। अनाउंसमेंट हो रही थी, सीट बेल्ट बांध ले, जबकि पिरशा उस शख्स की गोद में उसे कसकर पकड़े बैठी हुई थी। अपना सर उसने उस इंसान के मजबूत और चौड़े सीने में छुपाया हुआ था। आरब उस नाजुक से वजूद को यूं घबराया कांपता अपनी गोद में बैठे सीने में मुंह छुपाए देखकर शौक में था। हे भगवान, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं रोज़ आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, पूरा एक बड़ा वाला नारियल भी चढ़ाया करूंगी। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5। हमेशा अच्छे अच्छे काम भी करूंगी, दाल टिंडे और करेले भी खा लिया करूंगी, कभी भी मुंह नहीं बनाऊंगी। प्लीज़ भगवान जी, बस एक बार प्लेन से सही सलामत नीचे उतार दो। मेरी तौबा जो दोबारा प्लेन पर बैठूं। भगवान जी बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत। मेरे प्यारे प्यारे कान्हा जी, प्लीज़ मुझे आकर बचा लो। प्लेन को एक जोर का झटका और लगा कि सब मुसाफिरों की चीखें निकल गईं और उनमें पिरशा भी शामिल थी, जिसने तेज कान फाड़ने वाली चीख मारते हुए और ज़्यादा डर के मारे आरब की बाहों में खुद को छुपा लिया। और आरब उस लड़की की दुआएं सुनता अब तक एकदम खामोश पत्थर बना बैठा था। उसकी चीख पर अब बुरी तरह हड़बड़ाया था। कानों में उंगलियां डालते हुए उसे खुद से चिपका देख अब तक कुछ कह नहीं पाया था। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। कोई लड़की पहली बार उसके इतना करीब आई थी, वो भी सीधे उसकी गोद में गिरी थी। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ ऊंची आवाज़ में तो कुछ होठों ही होठों में। अनाउंसमेंट हो रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है। मौसम की खराबी की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आरब उस लड़की को देखता है, उसे बाजू से पकड़कर खुद से दूर करता है कि वो घबराई हुई काली आंखों से उसे देखती है और उसके दिल को धड़का कर रख देती है। उसके शह रग का तिल, गर्दन के नीचे तिल, आरब की आंखों के ठीक सामने था और उसे बुरी तरह परेशान कर रहा था। उसकी खूबसूरत सफ़ेद दूधिया गर्दन पर वो काला तिल देखकर आरब को किसी शायर का कहा हुआ शेर याद आ गया। उसकी गर्दन की शह रग पर सजा वो काला तिल, जैसे बनाने वाले ने भी उसे खास बना दिया हो। आरब ने जल्दी ही अपनी नज़रें उसके गर्दन से हटाई थीं, क्योंकि अब उसकी नज़रें गुस्ताखी करने लगी थीं और गुस्ताखी करते हुए उसकी धड़कनों की ओर फिसलने लगी थीं, जो उसके गले से झलकती हुई आरब को बुरी तरह हड़बड़ाने पर मजबूर कर चुकी थी। और वो आगे कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी नज़रों को फेर लिया। उठो फौरन, आरब ने होठ भींचते हुए गुस्से से कहा। वो घबराकर तुरंत उसकी गोद से उठी और अपनी सीट पर बैठती हुई डरते हुए आरब को देखने लगी, जिसका गुस्से से बुरा हाल था। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? आरब को उसका यूँ खुद के पास आना बेहद खल रहा था, क्योंकि पिरशा के करीब आने से आरब की हालत बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी। उसके नरम वजूद का एहसास आरब के दिल की धड़कनें बुरी तरह बढ़ा चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थीं,
जैसे तैसे उसने खुद पर काबू पाया और सारा गुस्सा उस अनजान लड़की पर निकाल दिया। पिरशा ने निचले वाला होंठ निकालकर रोने का सीन ऑन करने की कोशिश की, जिसे आरब ने तुरंत भांप लिया। खबरदार, खबरदार, जो मेरे सामने ये आंसू बहाए तो। नफरत है मुझे इन आंसुओं से। आरब ने इतनी सख्ती से डांटा कि वो 2 आंसू जो गिरने ही वाले थे वहीं रुक गए। बात हुई नहीं कोई, और तुम लड़कियां आंसू बहाना शुरू। आंसू बहाने के अलावा तुम लड़कियों के पास क्या कोई दूसरा काम नहीं होता? और तुम्हारे आंसू भी जैसे तुम्हारी पलकों पर तैयार बैठे रहते हैं कि कब हमारी मैडम हमें ऑर्डर करें और हम बाहर निकल कर आएँ। आरब ने दांत पीसते हुए मुंह फेर लिया। उसे बेहद गुस्सा था उस लड़की पर जो उसकी गोद में पके आम की तरह आ गिरी थी, और फिर सोने पर सुहागा उसके सीने से भी लिपट गई। न शर्म न लिहाज। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे डर लग रहा था। पिरशा की सहमी और रोई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। डर? मैडम, आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज्जत और संस्कार नाम की चीज़ है तुम्हारे पास या नहीं? इस बात से डर नहीं लगा तुम्हें जो यूं किसी अनजान आदमी की गोद में बैठी उसके सीने से लिपट गई थी? आरब ने बिना लिहाज किए उसे खरी खरी सुना दी। अब की बार पिरशा ने अपने आंसू पोंछे और मुंह उसकी तरफ से दूसरी ओर फेर लिया। सब अनजाने में हुआ, और अनजाने में की गई गलती तो भगवान जी भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन इंसान कभी नहीं करते। पिरशा दिल ही दिल में सोचती आंसू रोक रही थी। उसने अब आरब से कोई बात नहीं की। उसे अपनी और बेइज्जती कराने का मन नहीं था। आरब के मूड को देखकर वो ये तो अच्छे से समझ चुकी थी कि ये बदतमीज इंसान अब उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई समझी, और आरब ने भी दोबारा बात करना जरूरी नहीं समझा, और फिर सिर सीट की पीठ से टिकाकर आंखें मूंद लीं। पिरशा ने चोर नज़रों से उसे देखा। डेबिल कहीं का, धीरे से होठों ही होठों में कहती वो मुंह फेर गई। कुछ देर गुजरी होगी कि पिरशा को नींद सी आने लगी। वो सोते हुए भूल गई कि वो प्लेन में है, घर में नहीं। मजे से सोते हुए अपना सिर आरब के कंधे पर टिका दिया। एक बार फिर आरब ने होंठ भींचते हुए उस लड़की को देखा जो उसकी नज़रों में अपना पहला इंप्रेशन पहले ही खराब कर चुकी थी। आरब ने गहरी सांस लेते हुए उसका सिर झटका कि वो कसमसाकर फिर से उसके कंधे को तकिया समझकर सोने लगी। और तो और सोने पर सुहागा इस बार उसकी कमर पर अपनी बाहें भी कस लीं। आरब ने इस बार गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर झटका देते हुए उसे पीछे किया तो झट से पिरशा की आंखें खुल गईं और नासमझी वाले अंदाज में आरब को देखा। तुम्हें घर वालों ने अकल सिखाई है या नहीं? सख्ती से पूछा। पिरशा ने सिचुएशन समझने की कोशिश की। और कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन ये जरूर समझ आया कि उसका बाजू सामने वाले की सख्त पकड़ में है। बाजू छोड़िए मेरा। कैसे बदतमीज और बेशर्म इंसान है जो यूं धड़ल्ले से एक लड़की का हाथ पकड़े हुए है। पिरशा ने माथे पर 2 बल डालते हुए उसे घूर कर कहा। शायद उसे एहसास नहीं था कि अभी वो नींद में उसके कितना करीब थी, वरना ये बात कभी न बोलती। आरब ने नफरत और तिरस्कार से उसका बाजू झटका। तो मुझे तमीज और शर्म सिखाओगी जो खुद ही हद से ज़्यादा बदतमीज और बेशर्म है? कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अब तुमने कोई हद पार की तो मैं बता रहा हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा। आरब ने कड़े तेवरों से उसे देखते हुए वार्न किया। हैरत और गुस्से से पिरशा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी मिस्टर डेविल। पिरशा की आवाज़ गुस्से में हमेशा ही ऊंची रहती थी, और उसका यूं डेविल कहना तो आरब को सिर से पैर तक तपा गया था। अपनी जबान को लगाम दो लड़की, वरना इस प्लेन से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। आरब इंतहाई सब्र का प्रदर्शन कर रहा था, वरना वो गुस्से का बेहद तेज था। ऐसे कैसे फेंक दोगे? मुफ्त में भगवान जी ने भेजा है मुझे दुनिया में क्या जो फेंक दोगे? मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके कहती वो आरब को सख्त बुरी लगी। आरब को उसकी बेतुकी बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन इस बार चुप रहना ही बेहतर समझा, जबकि वो धीरे धीरे होठों ही होठों में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही, जिसे आरब ने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। बस बदतमीज और बेशरम लड़की के मुंह लगकर खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी इस लड़की की बक बक से उसका सर दर्द हो चुका था। एयरपोर्ट पर उतरते ही आरब ने अपने कजन सिद्धार्थ से संपर्क किया जो उसे रिसीव करने आया था, जबकि पिरशा लगातार अपनी मामा को फ़ोन कर रही थी जो उठाई नहीं रही थी, और वो बेहद परेशान हो गई थी। उसी परेशानी में उसने अपना हैंड कैरी छोड़कर आरब का हैंड कैरी उठा लिया और आगे बढ़ गई, जबकि आरब मुंह मोड़े फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने भी नहीं देख पाया कि जो लड़की पूरे रास्ते उसे परेशान करती रही, अब जाते जाते भी उसे एक और बड़ी परेशानी देकर जा रही है। अपना बैग छोड़कर उसका बैग लेकर जा रही थी। सिद्धार्थ को यकीन नहीं आ रहा था कि आरब दुबई आ चुका है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 1 साल बाद उसकी शक्ल देखना नसीब होगी सबको। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता चला आया।
सामने ही सिद्धार्थ पर नजर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के गले लग गए थे। सिद्धार्थ की तो आंखें ही भीग गईं। आप जानते हैं बड़ी मामा ने आपको कितना मिस किया? सिद्धार्थ उसका हैंड कैरी उठाते हुए गाड़ी के डिक्की में रखते हुए प्यार से बोल रहा था। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी माँ को छोड़कर मैं भी भला कौन सा खुश रहा। मैंने भी अपनी माँ को बहुत मिस किया है। आरब के लहजे में दर्द था। वो अपने बाप से नाराज होकर गया था, पर अब माँ की खातिर लौट आया था। चलो, आज तो बड़ी मामा की खुशी का सबसे बड़ा दिन है। सिद्धार्थ ने ये कहते हुए उसे गाड़ी में बैठने का कहा तो वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी की फ्रंट सीट की तरफ बढ़ा, जबकि दूर ही फ़ोन पर लगातार बोलती नजर आई उस लड़की पर ठहर गई जो प्लेन में उसका अच्छा खासा मूड ख़राब कर चुकी थी। फिर सिर झटकता हुआ वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी पार्किंग से निकलते हुए वो उसके पास से गाड़ी गुजारते हुए अनजाने में फिर से उसे देखे गया। यार हद है, कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ और कोई भी पिक करने नहीं आया। लगता है मामा भूल गई हैं। गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। अब तो मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ आरब की कानों से टकराई तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो समझ न सका क्यों। गाड़ी धीरे धीरे सिद्धार्थ मोड़ रहा था और आरब की नज़रें उसके गालों पर बहते आंसुओं पर टिक गई थीं। तो आरब खुद पर काबू न रख पाया। सिद्धार्थ, गाड़ी रोको। आरब ने अचानक सिद्धार्थ से कहा तो वो चौंका। क्या हुआ? बस यहीं रोको, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आरब वहीं गाड़ी में बैठे उस लड़की को देख रहा था। उसकी नज़रों का पीछा करते सिद्धार्थ ने भी उस लड़की की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान सज गई। शायद मामला दिल का है। दिल ही दिल में सिद्धार्थ सोचता अब मज़े से उन दोनों को देखने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक गाड़ी वहाँ पर पहुँची। उस गाड़ी से ड्राइवर उतरते हुए हाथ में एक कार्ड उठाए दिखाई दिया। पिरशा राठौर, आरब ने धीरे से अपने होठों में दोहराया। उसी पल वो लड़की उस ड्राइवर के हाथ में कार्ड देख उसकी ओर गुस्से से बढ़ी। अब वो उसकी क्लास ले रही थी। ड्राइवर हैरान और परेशान बना सब सुन रहा था, क्योंकि वो लड़की क्या कह रही थी ड्राइवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हिंदी में ड्राइवर की क्लास लगा रही थी और ड्राइवर को हिंदी नहीं बल्कि अरबी आती थी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे अरबी भाषा नहीं आती। सामान रखो अब गाड़ी में। पहले अच्छी खासी डांट हिंदी में लगाई थी, लेकिन अब उसे इंग्लिश में बोलती गुस्से से बड़बड़ा रही थी। प्रिशा का कॉन्फिडेंस अब लौट आया था, जबकि मोबाइल अब भी कान के साथ लगा था। उनकी गाड़ी के निकलते ही सिद्धार्थ ने आरब की ओर देखा। अब चलें? शरारत भरे अंदाज से पूछा। आरब ने बिना किसी असर के सकारात्मक रूप में सर हिला दिया, जबकि अब उसका सारा ध्यान अपनी माँ की ओर था। शेखावत बिला में दाखिल होते ही वो सीधा माँ के कमरे में गया था, जो आंखें मूंदे बेड क्राउन के साथ टेक लगाए बैठी थी। मामा, अचानक से अपने जिगर के टुकड़े की आवाज़ सुनते हुए वो अपनी आंखें खोल गईं। अपनी आंखों के सामने आरब को देखते हुए वो गमगीन हो गईं। उन्हें यकीन नहीं आया कि आरब उनके सामने है। वो नम आंखों से मुस्कुराता माँ की ओर बढ़ा। आरब, उन्होंने उसका गाल छुआ तो वो उन्हें अपने सीने से लगा गया। संजना जी रो पड़ी। मेरा मेरा आरब, मेरा बच्चा, वो मोहब्बत से हकलाते हुए बोली। लहजा रुंधा हुआ था। आरब ने उन्हें अपने खुले सीने से लगाया तो वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। आरब, कहाँ चले गए थे आप मेरी जान? जानते हो माँ कितना तड़पी? बिलखते हुए वो बोली थी। माफ़ कर दें। उनके आंसू पहुँचते हुए उसका लहजा भी नम हुआ था। सभी संजना जी के कमरे में आ चुके थे। उसकी सबसे प्यारी बहन आशा आगे बढ़ी तो आरब ने नम आँखों से देखती अपनी बहन को भी गले से लगा लिया। आई मिस यू भाई। आशा का लहजा भी रुंधा हुआ था। सिद्धार्थ की मामा नायरा जी से आशीर्वाद लेता वो फिर से अपनी माँ की ओर मुड़ा, जो अब भी रो रही थी। उन्हें फिर से अपने सीने से लगा लिया। वेलकम माय स्वीटहार्ट। जैस्मिन अचानक से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थीं। प्रिशा बेध्यानी में मुड़ी और अपनी कम उम्र सी माँ को देखने लगी, जो आज भी बेहद खूबसूरत थी। ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने, हल्का सा मेकअप किए, गले में डायमंड नेकलेस और कानों में डायमंड के छोटे छोटे टॉप्स पहने वो आज भी कहीं से जवान लड़की की माँ नहीं लगती थी। बालों को हल्का सा कर्ल करके नीचे खुला छोड़ रखा था। वो साड़ी संभालते हुए नीचे उतरती प्रिशा के पास जा पहुंची और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। प्रिशा सख्त खड़ी उनके रंग रूप को देख रही थी। उसे लगा जैसे उसके सामने उसकी ही खुद की परछाई हो, बहुत प्यारी हो, जस्ट लाइक मी मेरी जान। उसके गाल पर बहुत प्यार से हाथ फेरा तो प्रिशा थोड़ा चौंकी। आप कहीं जा रही हैं? प्रिशा ने ना हाय ना हेलो किया, ना हालचाल पूछा। जैस्मिन थोड़ी हैरान हुई उसके इस तरह बिहेव करने पर, लेकिन जल्दी ही अपनी हैरानगी पर काबू पाया और बहुत प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए बोली,
यस माय स्वीट हार्ट, एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज हुई है कंपनी की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हमारी कंपनी को। मिलियंस प्रॉफिट, वो खुशी से बता रही थी और प्रिशा मुस्कुरा भी न सकी। मैं ज़रूर आपको भी ले चलती, लेकिन स्वीटी आप आज ही आई हैं ना, थकी होंगी, थोड़ा रेस्ट कर लें, शाम में मुलाकात होगी। ठीक है मेरी जान। एक बार फिर से उसके गाल पर प्यार करते हुए और फिर उसे बाल बोलकर वो हल्की हल्की टिक टिक करती हुई थोड़ा सा आगे बढ़ी थी और फिर एक नौकर को कुछ ज़रूरी हिदायतें दी। शायद वो अरबी भाषा में बात कर रही थी। प्रिशा को कुछ समझ ना आया। ये आपको आपके कमरे में ले जाएंगे, कुछ भी चाहिए हुआ आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, टेक केयर मेरी जान। वो उसे प्यार से कहती बाहर निकल गई, जबकि प्रिशा अभी भी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसे सबकी उम्मीद ही कहाँ थी। वो तो यही सोच रही थी जितनी वो एक्साइटेड है अपनी माँ से मिलने के लिए उसकी माँ भी होगी, लेकिन उसे ऐसी कोई फीलिंग्स महसूस नहीं हुई। उसकी माँ विधवा थी, लेकिन कहीं से भी विधवा नहीं लग रही थी। लेट्स कम मैम। वो नौकर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, लेकिन प्रिशा के सामने सिर झुकाए खड़ा था, जो प्रिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। अपने कमरे में आकर वो एक तरफ बैठ गई। कमरा बहुत बड़ा था, ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ इस कमरे में मौजूद थी। वो नौकर जाते हुए न जाने क्या क्या बोलकर चला गया। प्रिशा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसका जी चाहा 1 मिनट की देरी किए बिना यहाँ से वापस चली जाए। बेख्याली में उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने साफ करना भी जरूरी न समझा। उसे अचानक ही अपना प्यारा देश हिंदुस्तान याद आ गया। आरब काफ़ी समय संजना जी के साथ गुजारकर अपने कमरे की ओर बढ़ा। वो थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। विजय शेखावत भी घर पर नहीं थे और वो जानता था उनका ज़्यादातर समय कहाँ गुजरता था। सिद्धार्थ ने उसे आज की पार्टी के बारे में भी बता दिया था और अब वो उस पार्टी में जाने का पूरा इरादा रखता था, बल्कि वो अपने बाप को सरप्राइज देने का इरादा रखता था। कपड़े लेने के इरादे से उसने अपना बैग खोला, लेकिन बैग खोलते हुए शौक की स्थिति में चला गया। व्हाट द हेल इज दिस? एक के बाद एक लेडी ड्रेस देखते हुए उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ चुका था। उसने बालों में हाथ फेरा। ये उसकी उथल पुथल की स्थिति का हाल था। और ज़्यादा बैग को छानते हुए उसने लेडीज सामान को देखते हुए होंठ भींचे। हद है, ये किसके साथ बदला? वो सोच में पड़ गया। पूरे बैग में उसे कोई एड्रेस जैसी चीज़ नहीं मिली थी, सिवाय एक तस्वीर के, जिसे देखते हुए आरब शेखावत के दिमाग की नसें एकदम गुस्से के मारे तन चुकी थीं। उसका दिल नफरत से भरा था। तस्वीर में मौजूद चेहरों में से एक को वो पहचानता था, और वो भी बहुत अच्छे से, जैस्मिन राठौर। प्रिशा ने अपने आंसू पोंछे और फ्रेश होने का इरादा करते हुए उठकर बैग खोला तो हैरान रह गई। उसमें जेंट्स कपड़े देखकर उसका दिमाग चकराया था। ये किसका बैग है? बिल्कुल मेरे जैसा। वो नाखून दांतों तले चबाती सोचने लगी। फिर उसे वहीं छोड़कर बाहर निकली, शायद कोई नौकर मिल जाए और उससे कपड़ों के बारे में पूछे। अचानक से किसी से टकराते टकराते बुरी तरह बची। हाय स्वीट गर्ल, हाउ आर यू? प्योर हिंदुस्तानी ब्यूटी। उस शख्स की आंखों में कुछ ऐसा था कि एक पल के लिए प्रिशा का शरीर कांप गया। एक्सक्यूज मी? प्रिशा की आंखों में शख्स ने नाखुशी देख ली थी। जैस्मिन की बेटी हो? इस बार थोड़ा गंभीरता से पूछा गया। आप? प्रिशा के माथे पर बल पड़े। आपकी मम्मी का बहुत ही क्लोज फ्रेंड ध्रुव शेखावत। उस शख्स ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसे प्रिशा ने एकदम नज़रअंदाज कर दिया। लगता है मैनर्स में कुछ कमी रह गई है। उस शख्स ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए हाथ पीछे किया। उसके शब्दों ने प्रिशा को आग लगा दी। हमारे यहाँ गैर मर्दों से एक दूरी में ही रहा जाता है, आपके यहाँ शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक एहसान करें मुझ पर, अपनी लिमिट्स में रहिए। प्रिशा उसे कड़ा जवाब देती आगे बढ़ गई। आया बड़ा कहीं का मुझे सुनाने वाला। उसी पल उसे नौकर नजर आ गया तो प्रिशा सब भूलकर उसके पास जा पहुंची और अपना प्रॉब्लम उसे बताने लगी, जो उस नौकर ने 2 मिनट में हल कर दिया। दरअसल जिस रूम में उसे ठहराया गया था उसकी बारटों में अनगिनत ड्रेसेज और सामान था, और प्रिशा सदा की सादा और मासूम, उसने कोई भी कबर्ड खोलकर देखना गवारा नहीं किया था। फ्रेश होते हुए एक आरामदायक ड्रेस का चुनाव करते हुए इस वक्त वो फिर से उस बैग का निरीक्षण कर रही थी। शायद कोई पता मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर बैग एक तरफ किया और खुद आराम करने की इच्छा से लेट गई। पार्टी अपने शबाब पर थी। जैस्मिन इस पार्टी की मेहमान खास थी। हर दिल अजीज वो बिजनेस वुमैन अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। कमसिन हसीना की तरह वो अपने हुस्न के जलवे इधर उधर बिखेर रही थीं। वो बेशक बहुत खूबसूरत थीं। ध्रुव शेखावत भी इस पार्टी का हिस्सा थे।
वो प्रोजेक्ट जो जैस्मिन की कंपनी को मिला था, इसके लिए ध्रुव ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन जैस्मिन फिर एक बार उनसे बाजी ले गई थी। अपनी हार को उन्होंने अब तक स्वीकार नहीं किया था और बदला लेने का पूरा पूरा इरादा रखते थे। लेकिन इस दिल का क्या करते जो आज भी उसी जैस्मिन राठौर का तलबगार था। एक के बाद एक ड्रिंक का गिलास लेते हुए वो अपनी नज़रों का फोकस पूरी तरह जैस्मिन पर रखे हुए थे, जो उनसे बेखबर अपने दोस्तों और कलीग के साथ बातें करने में बुरी तरह व्यस्त थीं। अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे हो ध्रुव शेखावत? उनके दोस्त अहम खन्ना उनके पास आए। उनके हाथ में भी ड्रिंक का गिलास था। ध्रुव शेखावत ने गुस्से भरी नज़र उन पर डाली। अपनी बकती हार और दुश्मन की बकती जीत को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ड्रिंक का एक सिप लिया और साथ ही जैस्मिन को गहरी नज़रों से देखा। उफ, महबूब महबूब महबूब, ये जो महबूब की चाहत होती है ना, ये इंसान को अंदर ही अंदर राख बना देती है। और तुम्हारी हार की वजह ये तुम्हारी चाहत ही है, जो तुम उससे चाह कर भी नहीं जीत सकते। अहम खन्ना ने कठोर शब्दों में ध्रुव शेखावत को जता दिया। वो कुछ जवाब देते कि उसी पल उनकी नज़रें गेट से अंदर आते एक शख्स पर जा टिकीं। ये हिंदुस्तान से कब लौटा? दिल ही दिल में सवाल किया। उसके पार्टी में आने पर एक पल के लिए सभी की नज़रों का वो केंद्र बन गया था। वो कोई आम इंसान नहीं था, मशहूर रेसलर था। उसकी एक अलग ही पहचान थी। सभी उसे टाइगर के नाम से जानते थे, यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। लेकिन उसकी एक पहचान और भी थी। वो ध्रुव शेखावत का बेटा था, उनसे भी ज़्यादा जुनूनी, जिद्दी और घमंडी। लड़कियों की अच्छी खासी तादाद ने उसे उसकी तरफ रुख किया था और आरब शेखावत इन सबको नज़रअंदाज करता हुआ अपने बाप की ओर बढ़ने लगा। एक पल को जैस्मिन की नज़रें भी उस खूबसूरत नौजवान का पीछा करती हैं जिसे वो ध्रुव चौधरी के बेटे के रूप में जानती थीं, पर वो कभी इस तरह सामने नहीं आया था। क्या हुआ? आपको मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? आरब का पहला तंज था। ध्रुव शेखावत ने अपने होंठ भींचे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गिलास पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो? आरब ने बिना पलकें झपकाए उनसे कहा। वैसे कितनी हैरान करने वाली बात है ना। आरब की नज़रें भी जैस्मिन की तरफ उठीं, जो अब अपना रुख बदल चुकी थी। आप जिस ख्वाब के पीछे पिछले 25-26 साल से भाग रहे हैं, अब तक आपसे कोसों दूर है। छी छी, कितनी मोहब्बत की होगी ना आपने इस ख्वाब को पाने की। लेकिन सब बेकार गया। आरब की तीखी बातों से ध्रुव शेखावत की दिमाग की नसें तन गई थीं। अपनी जबान को लगाम दो, भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो अपनी जगह से उठे थे। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जिसका कैरेक्टर शुरू से ही शक के घेरे में रहा। अब की बार वो ध्रुव शेखावत के करीब होता गुस्से से दहाड़ा था। ध्रुव शेखावत ने मुश्किल से खुद को काबू करते हुए कुछ भी कठोर कहने से बचा लिया। वो और कोई बात करके अपना तमाशा बनवाना नहीं चाहते थे, और आरब तो था ही सदा का मुंह फट। कब कहाँ क्या बोल जाए कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। इसलिए आज 2 साल बाद उसे वापस अपने सामने देखकर वो जहाँ दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उसकी तंज भरी बातें सुनकर वो खुद को गुस्से में आने से रोक नहीं पा रहे थे। मेरी माँ वहाँ अस्पताल में थी जब सबसे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत थी, और आप दुबई वापस आ गए हैं, लेकिन अपनी बीवी के पास जाने की बजाय आप यहाँ। आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि उस बाहियात औरत के लिए। आरब शेखावत। ध्रुव शेखावत की आवाज़ ऊंची हो गई थी। जैस्मिन से लाख दुश्मनी सही, लेकिन वो उसके किरदार पर लगा कीचड़ नहीं देख सकते थे। कुछ भी कहो, वो उनकी मोहब्बत थी। उसे पा नहीं सके तो क्या हुआ, दिल में तो अब भी बही बसती थी, और उसकी मोहब्बत पर कीचड़ उछालने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा था। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, जाओ, चले जाओ यहाँ से। ध्रुव शेखावत की बात को करीब खड़े लोगों ने अच्छे से सुना था। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी बेवजह पार्टियों में आने का, आपको ही मुबारक हो। लेकिन एक बात आप आज मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं वापस आ चुका हूँ और अपनी माँ का हक भी आपसे वापस लेकर रहूँगा। मुड़कर एक कहर भरी नज़र पिरशा राठौर पर भी डाली थी, जो उस लड़के को हैरान होकर देख रही थी। और आखिरी मशवरा है, बाज आ जाइए, अभी भी वक्त है। ये ना हो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि जिसका खमियाजा आपको सारी ज़िंदगी के लिए भुगतना पड़े। धीरे से उसके पास खड़ा होकर गुर्राते हुए कहता वो वहाँ से निकलता चला गया। ध्रुव शेखावत ने गुस्से से सिर झटका। आरब शेखावत का वापस आना उन्हें सख्त खटक रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। और ये सच भी था कि वो आने वाले तूफान से अनजान थे। आ गया आपका लाडला बेटा, और आते ही सीधा वहाँ पार्टी में पहुँचते ही मुझ पर अटैक किया है। यही सिखाया है आपने अपने बेटे को? ध्रुव शेखावत आज 2 साल बाद शेखावत मेंशन आए थे।
आज से 26 साल पहले वो संजना को रौंद कर चले गए थे और फिर सालों साल उन्होंने संजना की खबर नहीं ली थी। लेकिन फ़ोन पर उनके पापा उन्हें बुलाते थे, उन्हें पल पल की खबर भी देते थे। संजना की प्रेगनेंसी का भी बताया था कि अब तो वापस आ जाओ, तुम बाप बनने वाले हो। और ध्रुव का एक ही जवाब था, मुझे उस औरत से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कराया हूँ। लेकिन 2 साल पहले वो आए थे जब उनके बाप की मौत हुई थी। तब उन्होंने अपने बेटे आरब शेखावत को भी देखा था, जो कद काठी में हूबहू उनके ही जैसा था। और आज वो फिर 2 साल बाद शेखावत मेंशन चले आए थे और वजह आरब शेखावत की बदतमीजी थी, जो आज उसने पार्टी में आकर की थी। और अब उनके गुस्से का निशाना संजना बनी थी। और संजना आज 2 साल बाद ध्रुव शेखावत को फिर से देखकर पत्थर की हो गई थी। इस इंसान की वजह से वो तिल तिल मरी थीं, खुशियाँ जैसे उनसे रूठ गई थीं। सब कुछ ख़त्म कर दिया था इस जालिम आदमी ने, और आज संजना जी के सामने आकर पुराने जख्मों को उधेड़ दिया था। संजना को वो रात फिर से याद आई, किस कदर तकलीफ पहुंचाई थी इस आदमी ने संजना को। वो रोई थी, तड़पी थी, सिसकी थी, लेकिन उसकी तड़प और सिसकियों में भी ध्रुव शेखावत का दिल नहीं पिघला था। वो आपका भी बेटा है ध्रुव साहब, संजना जी धीमी आवाज़ में बोली थी। बहुत दर्द है ना आपके बेटे को आपका? कौन सा हक पूरा नहीं किया मैंने आपका, जो वो मुझसे लेने उस पार्टी में आ पहुंचा था? तलाक देने के बाद भी आप अब तक शेखावत मेंशन में रह रही हैं। ज़िंदगी का हर ऐशो आराम आपके पास है, फिर कौन सा हक चाहिए आपको? और तो और विजय शेखावत ने अपनी बात अधूरी छोड़कर वो खामोश हो गए थे, क्योंकि विजय के नाम पर संजना की आंखों से आंसू निकले थे। ये एक और दर्द था जो पूरे 26 साल से वो सह रही थी। काश विजय शेखावत ने उन्हें सहारा न दिया होता, वो अकेलेपन की मार सहकर जिंदगी गुजार लेती। लेकिन जो ताने वो पिछले 26 साल से सुन रही थी और जिन तानों को सुनकर उनकी आत्मा तक घायल हो चुकी थी, वो ताने उन्हें सुनने को न मिलते। यकीनन आपकी शह पर ही आया होगा। ध्रुव शेखावत आज सख्त गुस्से में भरे हुए थे। कहाँ है वो? आज मैं उसे अच्छे से बता दूंगा कि उसकी रगों में ध्रुव शेखावत का खून है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया आरब ने, लेकिन प्लीज़ आप उससे थोड़ा नरमी से पेश आइए। वो आपका बेटा है, संजना जी ने थके हुए लहजे में कहा। बेटा है तभी लिहाज कर रहा हूँ, वरना मुझ पर उंगली उठाने वालों का हाथ तोड़ देता हूँ मैं। गुस्से से कहते हुए वो बाहर निकलने लगे कि वापस मुड़े। और हाँ, समझा लीजिएगा अपने बेटे को, आगे अगर जैस्मिन के बारे में कोई भी गलत बात कही मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त वार्निंग देते शब्दों में कहते वो संजना जी के दिल को एक बार फिर ठेस पहुंचाकर चले गए। वो अपनी कहकर जा चुके थे और जब वो थके थके कदमों से अपने कमरे की ओर पलटी तो उनका दिल धक से हुआ था। सामने ही विजय शेखावत खड़े थे। उनकी आंखों में नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं, जिसे संजना जी ने उलझ कर देखा। यही नफरत वो पिछले 26 साल से सह रही थी। विजय शेखावत लंबे लंबे डग भरते हुए अपने कमरे में जा चुके थे, जबकि संजना के बहते आंसू उन्हें एक बार फिर अतीत में धकेल चुके थे। ऐसा अतीत जिसे वो याद भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार उनका अतीत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता था। नहीं करनी मुझे संजना से शादी। मोहब्बत मैं जैस्मिन से करूं और शादी संजना से मुमकिन ही नहीं। मंगेतर है वो मेरी। मंगेतर थी लेकिन अब है नहीं। जैस्मिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है ध्रुव शेखावत, इस बात को मत भूलो। अब वो किसी की बीवी है, तुम्हारी मंगेतर नहीं, और भूल जाओ उसे। संजना बहुत प्यारी बच्ची है और वो इस रिश्ते से खुश भी है। विजय शेखावत के पापा किशोर शेखावत बेटे को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो क्यों नहीं खुश होगी, उसकी तो लॉटरी निकल रही होगी मुझसे शादी करके। लेकिन एक बात आप उसे साफ साफ बता दीजिएगा, मैं उसे जैस्मिन की जगह कभी नहीं दे सकूंगा। जिंदगी भर तड़पेगी, रोएगी, मेरी मोहब्बत की भीख मांगेगी और उसे मेरी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। उसे अच्छे से ये बात समझा दें, जो जगह मेरे दिल में जैस्मिन की है वो संजना की कभी नहीं होगी, कभी नहीं। और जब किशोर जी ने भूख हड़ताल करके अपनी तबीयत खराब कर ली तो मजबूरन ध्रुव को संजना से शादी करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने सोच लिया था वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। शादी की पहली रात संजना अपने दिल को संभालते हुए ध्रुव का इंतजार कर रही थी। उसे ये तो पता था कि ध्रुव इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन संजना ने अपने दिल को समझाया था कि मैं ध्रुव को अपनी मोहब्बत में सब कुछ भुला दूंगी। एक नज़र संजना ने खुद को शीशे में देखा था। खूबसूरती में भी वो किसी से कम नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी ये सब उसकी गलतफहमी थी। अब एक तूफान आने वाला था जो उसकी सारी खुशियों को बहा कर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव अंदर कमरे में आया। अपने दिल की भड़ास उसने संजना पर अच्छे से निकाली थी। बताओ कौन से जादू टोने किए हैं तुमने जो मेरी जैस्मिन मुझसे दूर हो गई?
ऐसा कुछ भी नहीं है ध्रुव जी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन ध्रुव पर तो पागलपन सवार था। एक झटके से उसने संजना का दुपट्टा उतार कर दूर और फिर बिना संजना को समझने का मौका दिए उसके नाजुक वजूद को बुरी तरह रौंदना शुरू कर दिया। नाजुक और छुई मुई संजना ध्रुव की दी हुई हर तकलीफ पर तड़प उठती, लेकिन ध्रुव उसकी सिसकियों को भी उसके गले में ही। और जब ध्रुव के अंदर की आग शांत हुई तो उसने संजना के बेजान वजूद को दूर झटक दिया था। बटन बंद करते हुए उसने एक इनवलप संजना की ओर उछाला था। मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहीं तक था, इसमें तलाक के पेपर हैं। मैं तुम्हें और देश को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जबकि संजना में तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अधखुली आंखों से बस ध्रुव को कमरे से बाहर जाता देखती रही और फिर ध्रुव सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गया। अगले दिन बेहोश संजना को किशोर जी और उनकी पत्नी हॉस्पिटल लेकर गए थे। धीरे धीरे संजना के जख्म तो ठीक हो गए थे, लेकिन जो जख्म दिल पर लगे थे वो किसी तौर भर नहीं रहे थे। वो रातों को चीखती थी, तड़प तड़प कर रोती थी। 2 महीने गुजर चुके थे और संजना की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और एक दिन संजना बेहोश हो गई और फिर घरवाले उसे फिर से हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उन्हें पता चला वो मां बनने वाली है। संजना की हालत में अब भी सुधार नहीं था और किशोर जी उससे उस अनाथ और मासूम बच्ची का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने अपने छोटे बेटे विजय शेखावत के सामने हाथ जोड़ दिए कि तुम संजना से शादी कर लो। विजय शेखावत, जो हमेशा से ही अपने बड़े भाई ध्रुव शेखावत की उतरन पहनते आ रहे थे, आज फिर उनके हिस्से में उनकी उतरन आई थी। वो होंठ भींच कर रह गए, लेकिन वो हमेशा से अपने बाप के आज्ञाकारी थे। चुपचाप संजना जी से शादी के लिए हाँ कर दी और यूँ संजना एक बार फिर से दुल्हन बना दी गई। विजय शेखावत ने ध्रुव की तरह संजना को जिस्मानी चोट तो नहीं पहुंचाई थी, लेकिन संजना को वो मान सम्मान और प्यार न दे सके जो एक पत्नी का हक होता है। आरब की पैदाइश पर संजना जी को जीने की एक वजह मिली थी। वो धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौटने लगी और फिर उसके बाद आशा की पैदाइश। वो बच्चों में उलझ कर रह गई, लेकिन विजय शेखावत के ताने उन्हें न मरने देते थे न जीने देते। विजय शेखावत इस सब का जिम्मेदार संजना को ही ठहराते थे। हालांकि आरब भी उनके लिए गैर नहीं था, उनके ही खानदान का खून था, उनके सगे भाई ध्रुव शेखावत की औलाद। लेकिन फिर भी वो आरब से ज़्यादा अपनी बेटी आशा से प्यार करते थे और आरब बस दूर दूर से ये सब कुछ देखता रहता था। जैसे जैसे आरब बड़ा होता गया वो खुद ही विजय शेखावत से दूरी बनाने लगा। हालांकि उसके दिल में अब भी बाप के प्यार के लिए कसक थी, लेकिन संजना ने जैसे एक चुप साध ली थी। अब उसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना था और फिर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर दी। ये अतीत के पल जब भी संजना को याद आते तो मानो ये सारी बातें संजना का दिल छलनी कर देती थी। जो ध्रुव शेखावत ने उसे कहा था वो करके दिखाया। बेख्तियार रोते हुए उनका हाथ अपने दिल की तरफ उठा था, जहाँ एक बार फिर से दर्द की तेज लहर सी उठी थी। पिरछा दुबई की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी। घर से निकली तो मूड काफ़ी ख़राब था। जैस्मिन ने उसे कपड़ों पर टोका था। वो चाहती थी कि वो वेस्टर्न ड्रेस पहने, लेकिन पिरछा आज तक बिना दुपट्टे के बाहर कहाँ निकली थी। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती वो ड्राइवर की तरफ बढ़ी थी। ड्राइवर अंकल, जब ऑफ टाइम होगा तो उससे आधा घंटा पहले आ जाना, ओके? जल्दी में कहते हुए वो बैग हाथ में उठाए अपने बालों को कानों के पीछे करती हुई आगे बढ़ी थी। हवा तेज चल रही थी, न उसे दुपट्टा संभाला जा रहा था न बाल, जिन्हें वो आज खुला ही छोड़ाई थी। चेहरे पर परेशानी के निशान थे, जिन्हें आरब दूर से ही जान गया था। वो अपनी बहन आशा को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था, जबकि अब नज़रों का फोकस वो लड़की थी जो अपने ही ख्यालों में खोई उसके पास से गुजरने लगी कि उसका दुपट्टा हवा से कंधे से उड़ता हुआ आरब के चेहरे को ढक गया। वो एकदम से चौंकी थी और पलटी। पिरछा को इससे पहले जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था जितना आज करना पड़ रहा था। दुपट्टा उस शख्स के चेहरे से हटाते हुए वो वापस छोड़ने लगी कि उसकी नज़रें दोबारा आरब पर जा ठहरी और फिर पलटना भूल गईं। आरब भी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। ब्लैक डेविल, बेख्तियार पिरछा की जबान फिसली। वो आज भी ब्लैक ड्रेस में ही था। जब पार्टी में आया तब भी ब्लैक ड्रेस में था और जब पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी तब भी ब्लैक ड्रेस में ही था, जैसे ब्लैक कलर उसका पसंदीदा कलर हो। और इसीलिए अचानक उसके मुंह से ब्लैक डेविल निकला था। आरब के माथे पर सिलबटें पड़ गईं। पिरछा ने घबराकर रुख मोड़ा। हे भगवान, ये मेरा पीछा करता यहाँ भी पहुँच गया। दिल ही दिल में कहती वो आगे बढ़ी थी कि आरब ने उसकी कलाई थामते हुए उसे रोक लिया। पिरछा को हैरानी का जबरदस्त झटका लगा। वो पलटी। हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ी मेरा हाथ। वो ना चाहते हुए भी घबराई थी। एक तो उसकी काली काली आंखें ऊपर से गुस्से से भरी। वो बेचारी मासूम डरती ना तो क्या करती। आरब ने झट से उसका हाथ छोड़ा। तुम्हारा बैग मेरे बैग के साथ एक्सचेंज हो गया है।
मुझे मेरा बैग वापस चाहिए। बिना कोई भूमिका बांधे वो सीधे मुंदे पर आया था। पिरशा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब उसका बैग, उसका सारा सामान इस टेबल के पास था। थूक निगलते हुए वो उसके पास आई। मेरे बैग से सामान निकाला तो नहीं ना? जांचती हुई आवाज में पूछा। आरव ने उसके पूछने पर हैरान होकर उसे देखा। उसमें ऐसा क्या था जो मैं निकालता? उल्टा उस पर तंज किया। और जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो वही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। मेरे बैग से कोई चीज़ गायब हुई तो? एक्सक्यूज मी, आपके बैग के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। वो उसकी बात बीच में ही काट कर तेजी से बोली थी। खैर, आपका बैग वैसे का वैसा ही पड़ा है। कमी तो आपको होनी नहीं चाहिए। उसमें भी हर चीज़ काले रंग की थी। आज भी आप पूरी तरह काले ही हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी रंगीन होती है, कुछ की ब्लैक एंड वाइट, लेकिन लगता है आपकी ज़िंदगी बस काली है। अपनी बकवास अपने तक रखो। उसकी बेतुकी बातों को सुनकर आरब का दिमाग घूमा था। मेरी ज़िंदगी काली है या सफ़ेद तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कल इसी वक्त मेरा सामान मुझे वापस मिल जाए, वरना मुझे घर पहुंचना भी आता है, समझी तुम? आरब उसे धमकाता हुआ चश्मे पहनता हुआ गाड़ी की ओर मुड़ा। ओ हेलो, अपना सामान चाहिए तो कल मेरा सामान भी ले आना। मैं आपका सामान आपके मुंह। पिरशा के बाकी के शब्द आरब की कड़ी घूर से उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। नहीं, वो कल आपको दे दूंगी। तुरंत अपने कहे हुए गलत शब्दों को सुधारा था तो आरब वापस पलटते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ गई। और पिरशा, जो उसके घूरने से सख्त डर चुकी थी, उसके जाते ही एक गहरी सुकून भरी सांस ली थी। थैंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हेयर। बट ये डेविल से भी बड़ा डेविल है। नाम भी न लो, मिस्टर डेविल हाजिर। पिरशा सर झटकती गेट के अंदर गई। पिरशा आज बहुत उदास थी। एक पल के लिए भी उसका दिल दुबई में नहीं लग रहा था। अपनी सोचों में खोई हुई थी कि सामने पड़े बैग ने उसका मुंह चिढ़ाया। डेविल। उसका सारा बैग फिर से पैक करके एक तरफ रखती वो बाहर आई, जहां एलईडी पर कुछ न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में अपना नाम सुनकर पिरशा के कदम डगमगा गए। ध्रुव और जैस्मीन की बेटी पिरशा का अफेयर। आइए नजर डालते हैं उनके सबसे करीबी दोस्त ध्रुव शेखावत से सारी चर्चा पर। जी ध्रुव शेखावत, क्या हुआ? आपकी दोस्ती, जो कि एक आदर्श दोस्ती थी, कैसे टूट गई? ये दोस्ती? न्यूज एंकर हिंदी में सवाल कर रही थी क्योंकि ध्रुव को अरबी नहीं आती थी। दोस्ती टूटी नहीं, तोड़ी गई है पिरशा राठौर की वजह से। उसकी बेटी मुझे पसंद करने लगी है, मुझसे शादी करना चाहती है, और जैस्मीन राठौर को ये मंजूर नहीं था तो उसने दोस्ती ख़त्म कर दी। वो इस अंदाज में बोला कि सच ही लगा। हैरानी है, अब तक हम जैस्मीन राठौर को अकेला ही देखते आए हैं, अचानक से उनकी बेटी कहाँ से आ गई बीच में? एंकर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हिंदुस्तान से आई है, बहुत खूबसूरत और प्यारी है, मुझे भी अच्छी लगी है। जब पिरशा ने मेरी ओर कदम बढ़ाए तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और उससे मोहब्बत करने लगा। और फिर मोहब्बत करना कोई पाप तो नहीं ना? ये कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है। जब पिरशा को मेरी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक होना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं, हम दोनों का यही ख्याल है। लेकिन जैस्मीन राठौर हमारे बीच जालिम दीवार बन गई है। आपके चैनल के जरिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें और जैस्मीन राठौर की बेटी से मेरी शादी करवाने में मेरी मदद करें। वाह जी, क्या बात है! मोहब्बत हो तो ऐसी। एक और आशिक हमें देखने को मिल रहा है जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इश्क उम्र नहीं देखता। ये इन लोगों ने साबित कर दिया है। तो दर्शकों, आप कितना साथ देना चाहेंगे ध्रुव शेखावत का? एंकर बोल रही थी। एक तरफ पिरशा एकदम पत्थर बनी खड़ी थी। सामने टीवी पर ध्रुव शेखावत क्या बोल रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, उसका दिमाग झंझना जरूर गया था। उसके आंसू तेजी से बहते जा रहे थे। तो दूसरी तरफ आरब शेखावत ने रिमोट से एलसीडी ऑफ कर दिया। संजना जी ने सिर अफसोस से हिलाया था। जहाँ बात हो जैस्मीन की, वहाँ आरब शेखावत सब कुछ भूल जाता था। पिछले कुछ दिनों से ये खबर घूम रही थी कि ध्रुव और जैस्मीन का अफेयर चल रहा है। अब वही ध्रुव, उसकी बेटी से शादी। आरब शेखावत को बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। उफ, ये जवानी, ये इश्क और मोहब्बत बुढ़ापे में भी इंसान की मति मार कर रख देता है। संजना जी ना में सिर हिलाते हुए वहाँ से हट गईं। उन्हें एक बार फिर अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। काश उसी वक्त वो ध्रुव शेखावत से शादी के लिए इनकार कर देती तो ये ज़िंदगी भर की जिल्लत और तकलीफ न उठानी पड़ती। आरब शेखावत से संजना जी ने वादा लिया था कि वो आज से ध्रुव शेखावत के किसी भी मामले में नहीं बोलेगा। वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो बिल्कुल भी इस बारे में उनसे कोई सवाल जवाब खड़े नहीं करेगा। इस बात पर आरब आपे से बाहर हो गया था। मामा, फॉर गॉड सेक यार, आप जानती भी हैं वो आदमी जिसे आप मेरा बाप कहती हैं, वो आपके और मेरी नफरत के लायक भी नहीं। आरब की आवाज़ ऊंची हो गई थी। आरब,
संजना जी की आवाज़ में गुस्से की तेज धमक थी। भूलो मत, जो भी है जैसे भी हैं वो आपके बाप हैं। इस दुनिया में लाने वाले भी आपके बाप ही हैं। आपकी रगों में ध्रुव शेखावत का खून दौड़ रहा है, सुना आपने? संजना जी ने कटाक्षपूर्ण अंदाज में कहा। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके आंसू देखकर आरव को बहुत कुछ समझ आ गया था। अच्छा, आप रिलैक्स हो जाएं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आरव शांत हो गया। वो संजना जी को यूं हाइपर नहीं देख सकता था, इसलिए तुरंत हार मान ली। पहले मेरी कसम खाकर कहो कि आज के बाद कभी उस आदमी के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे। वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुई थी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। बस आप रिलैक्स रहें, आरव शेखावत ने ठंडे और प्यार भरे अंदाज में कहा। संजना जी तुरंत ही उसे सीने से लगा गईं। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी परवरिश पर उंगली उठाए, फिर चाहे वो आपके पापा विजय शेखावत ही क्यों ना हो। उन्होंने 2 वाक्यों में सारी बात पूरी कर दी। आरव समझ गया कि विजय शेखावत ने ही कुछ ना कुछ गलत कहा है। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी का अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय पर कहानी के दूसरे भाग के साथ।